अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात है 1722 की, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जिसका नाम था जैकोब और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ट्रेडर था। इसने अपनी एक जर्नी के दौरान पैसिफिक ओशन के करीब एक आइलैंड को डिस्कवर किया जिसका नाम रखा गया ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, ये दुनिया की सबसे मिस्टीरियस आइलैंड्स में से एक है। वैसे तो ये आइलैंड कई साल पुराना है और माना जाता है कि किसी सन में यहाँ इंसान भी आबाद थे। इन लोगों ने इस आइलैंड पर स्टैचूज को बना रखा था। इन स्टैचूज को कहा जाता है मोई स्टैचूज और इन्हीं स्टैचूज की वजह से ये आइलैंड आज भी मशहूर है। ये स्टैचू कोई आम स्टैचू नहीं थे, ये स्टैचू कई सालों से आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिसर्च का हिस्सा बने हुए हैं। आज हम बात करेंगे ईस्टर आइलैंड और इस पर बनाए गए स्टैचू के बारे में और बताएंगे आपको इसके मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईस्टर आइलैंड जो कि रप्पा नुई के नाम से भी जाना जाता है, ये आइलैंड पैसिफिक ओशन में साउथ अमेरिका से 3500 किलोमीटर दूर है। आइलैंड को पहली बार 1722 में जैकोब एक्सप्लोरर ने डिस्कवर किया था। इस वजह से इसे ईस्टर आइलैंड कहा जाता है क्योंकि उसने इसे ईस्टर यानी संडे के दिन देखा था। ईस्टर आइलैंड पर अब तक जितनी भी रिसर्च हुई उसमें बताया जाता है कि इस आइलैंड पर सबसे पहले रहने वाले रिहायशी पोलिनेशिया से आए थे जो कि लगभग 800 से 1200 एडी के दरमियान में आए थे। इन रिहायशों ने अपनी सिविलाइजेशन डेवलप की जिसे आज हम रप्पा नुई के नाम से जानते हैं। ये सिविलाइजेशन अपनी एडवांस एग्रीकल्चर टेक्निक्स, सोशल स्ट्रक्चर और आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स के लिए जानी जाती है। रप्पा नुई के लोगों ने अपने इन्वायरमेंट के रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज किया और आइलैंड पर एक थ्राइविंग सोसाइटी बनाई। लेकिन जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे रिसोर्स का ओवर एक्सप्लोटेशन होने लगा जो इवेंचुअली आइलैंड के इन्वायरमेंटल कोलैप्स का सबब बना। मोई स्टैचू का स्ट्रक्चर लगभग 1080 से स्टार्ट हुआ और ये 17वीं सेंचुरी तक चलता रहा। मोई स्ट्रक्चर का साइज बहुत बड़ा होता है और कुछ स्ट्रक्चर्स की हाइट तो 30 फीट तक है और इनका वेट 90 से 80 टन तक है। मोई स्ट्रक्चर को रप्पा नुई के लोगों ने बनाया था जो कि स्किल्ड आर्किटेक्चर थे। ये स्टैचू मेनली वॉल्केनिक रॉक से बनाए जाते थे जो आइलैंड पर मौजूद एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो के अंदर होते थे। मोई स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना बहुत चैलेंजिंग काम होता था। डिफरेंट थ्योरीज हैं जिसमें से एक ये है कि लोग स्ट्रक्चर को रॉक की मदद से वॉल्किंग टेक्निक के जरिए मूव करते थे, जिसमें एक टीम स्टैचू को सिमल्टेनियसली बैलेंस करते हुए धीरे धीरे मूव करती थी। मोई स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वुड्स की जरूरत थी जो कि ज़्यादातर ट्रीज से ली जाती थी। ये प्रोसेस आइलैंड के इकोसिस्टम को सीरियसली अफेक्ट करता था। लोगों ने इतने ज़्यादा दरख्त काटे कि अपने नेचुरल रिसोर्स को वेस्ट कर दिया और आइलैंड के जंगल और ट्रीज आस्ता आस्ता कर गायब होने लगे। डिफोरेस्टेशन की वजह से सोइल एरोजन बढ़ गया और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो गई और इसकी वजह से फूड स्टोरेज और सोशल कन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से आस्ता आस्ता ये आइलैंड बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब बात करें अगर इसके मिथ और फैक्ट के बारे में। पहला मिथ यह है कि मोई स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एलियंस की मदद ली गई थी। कई लोगों का मानना है कि ईस्टर आइलैंड के मोई स्ट्रक्चर को एलियंस ने बनाया था क्योंकि उनका साइज इतना ज़्यादा है कि इंसानों के लिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना नामुमकिन है। लेकिन इसका फैक्ट यह है कि मोई स्ट्रक्चर को रप्पा नुई के लोगों ने बनाया था जो कि अपनी एडवांस स्किल और स्टोन वर्किंग टेक्निक में एक्सपर्ट थे। ये स्टैचू मेनली वॉल्केनिक रॉक से बनाए जाते थे जो कि आइलैंड पर मौजूद एक्सटिंक्ट वॉल्केनो के अंदर मौजूद होते थे। दूसरा मिथ यह है कि मोई स्टैचू खुद ब खुद चल सकता है। ये बहुत ही पॉपुलर मिथ है जिसमें बताया जाता है कि मोई स्टैचू खुद ब खुद चल सकता है। ये आइडिया इसलिए पॉपुलर है क्योंकि स्टैचू बहुत ही हैवी और भारी होते हैं, इसलिए लोगों ने सोचा कि उन्हें मूव करने के लिए किसी सुपर नेचुरल फोर्स की जरूरत थी। लेकिन इसका फैक्ट यह है कि मोई स्टैचू को रोप और टीम वर्क की मदद से वॉकिंग टेक्निक के जरिए मूव किया जाता था। रिसर्च और मॉडर्न स्टडीज से ये पता चला है कि स्टैचू को एक कोऑर्डिनेटेड मेथड से स्विंग किया जाता था जिसमें कि लोग एक टाइम पर स्टैचू को मूव करते थे। तीसरा मिथ यह है कि मोई स्ट्रक्चर को सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया गया था। लोगों का ये बिलीफ है कि मोई स्टैचू सिर्फ रिलीजियस रीजन के लिए बनाया गया था और उसका सिर्फ एक स्पिरिचुअल फंक्शन है। लेकिन इसका फैक्ट यह है कि मोई स्टैचू रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल सिग्निफिकेंस रखता है। ये स्टैचू एनकीटर्स के स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। चौथा मिथ यह है कि रप्पा नुई के लोगों ने खुद ब खुद सारे दरख्त काट कर अपनी तहजीब को तबाह कर लिया। ये भी एक पॉपुलर मिथ है जिसमें बताया जाता है कि रप्पा नुई के लोगों ने अपने ट्रीज को इतनी ज़्यादा मिकदार में काटा कि उनके आइलैंड पर इकोसिस्टम कोलैप्स हो गया। इस मिथ को डिफोरेस्टेशन थ्योरी कहा जाता है। लेकिन इसका फैक्ट यह है कि हाँ, डिफोरेस्टेशन ने आइलैंड के इन्वायरमेंट को बहुत इफेक्ट किया, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है।
पांचवा मिथ ये है कि इस आइलैंड पर बनाए गए तमाम मोई स्टैचू बिल्कुल सेम हैं। ये मिथ है कि मोई स्टैचू बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं और सबकी डिजाइन एक जैसा होता है, लेकिन इसका फैक्ट ये है कि मोई स्टैचू में वेरिएशंस होती हैं। हर मोई स्टैचू के फेस के ऊपर फीचर्स काफी डिस्टिंक्ट होते हैं और उनके डिजाइन में एक डिफरेंस होता है जो कि उनके बनाने वाले के स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है। हर मोई स्टैचू का साइज और प्रोपोर्शंस भी अलग अलग होता है जो कि उनकी स्पेसिफिक सोशल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस को इंडिकेट करता है। आज के टाइम में ईस्टर आइलैंड पर मोई स्टैचू को प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए जा रहे हैं और यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च आज तक हो रही है और ये आइलैंड आज के दौर में चिली की गवर्नमेंट के अंडर प्रोटेक्शन है। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव हब को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।